एवरीवन, वेलकम टू हाई टारगेट पॉइंट। आज हम इस वीडियो में रेस्पिरेटरी सिस्टम के एमसीक्यूज की बात करेंगे जो कि एनक्लास बेस्ड है। ये सिलेक्टिव एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है फॉर ऑल अपकमिंग नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इससे पहले हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखे थे, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप वहाँ से देख लें या प्लेलिस्ट में से भी आप उनको देख सकते हैं। और इससे पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ एमसीक्यूज देख चुके हैं, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। द साइनोसिस दैट अकम्पनीज बैक्टीरियल निमोनिया इज प्राइमरी कॉज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन में पूछा है साइनोसिस है जो किसकी वजह से हो रहा है, बैक्टीरियल निमोनिया की वजह से, उसका प्राइमरी कॉज पूछा है, क्या हो सकता है। तो बैक्टीरियल निमोनिया क्या है, जो हमारे लंग्स हैं उनका इन्फ्लामेशन, लंग्स ऑफ इन्फ्लामेशन, जो हमारे लंग्स हैं उनकी क्या हो जाना, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना, हम बैक्टीरियल निमोनिया बोल सकते हैं उन्हें। ठीक है, इसका मेजर कॉज क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैक्टीरियल निमोनिया का मेजर कॉज क्या है। तो बैक्टीरियल निमोनिया जो है उसका मेजर कॉज है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ठीक है, निमोनियाई ये क्या है, इसका मेजर कॉज है। और साइनोसिस क्या है, ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ स्किन इज साइनोसिस। ठीक है, जो हमारी स्किन है उसका ब्लू डिस्कलरेशन हो जाना। अब इसका प्राइमरी कॉज पूछा है क्या है, तो ऑप्शन है 1 डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, 2 प्लूरल इफ्यूजन, 3 इनएडिक्वेट पेरिफेरल सर्कुलेशन, या 4 डिक्रीज ऑक्सीजन ऑफ द ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। जो हमारा ब्लड है अगर उसकी किसी पार्ट में सप्लाई क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है, तो वहाँ क्या हो जाता है, उस पार्ट में क्या हो जाता है, ब्लू डिस्कलरेशन हो जाएगा। इसका मतलब वहाँ क्या हो गया, वहाँ पे कोई ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है। साइनोसिस होता क्यों है, साइनोसिस होता क्या है, ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, बट होता किस वजह से है, ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। जो ब्लड सप्लाई हो रही है वहाँ पे या तो इनएडिक्वेट हो रही है या बिल्कुल बंद हो जा रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे साइनोसिस होगा, या ऑक्सीजन वहाँ पे डिक्रीज हो रही है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 4 डिक्रीज ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। जो ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो रहा है वो क्या हो जाए, वहाँ पे कम हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें साइनोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, राइट आंसर 4 होगा। द क्लाइंट विथ निमोनिया हैज लेस लंग सरफेस अवेलेबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिकॉज ऑफ द इन्फ्लामेशन पल्मोनरी रिस्पॉन्स। देखो जो हमारे लंग्स हैं, अगर उसमें जो हमारे लंग्स हैं उसमें क्या हो जाए, उसमें जो एल्वोलाई है, ये हमारी एल्वोलाई है, इसमें क्या हो गया है, लंग्स में इन्फ्लामेशन हो गया है। इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो जो एल्वोलाई है वो क्या करेंगे, प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे, जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी में प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी, और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी और ब्लड सप्लाई भी क्या होगी, फिर नहीं पहुंचेगी प्रॉपर, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पे साइनोसिस देखने को मिलेगा। तो निमोनिया की वजह से क्या हो रहा है, बैक्टीरियल निमोनिया की वजह से साइनोसिस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22. A client with pneumonia is experiencing pleuritic chest pain. The nurse should assist the client for. एक निमोनिया का पेशेंट है, वो क्या कर रहा है, प्लूरिटिक चेस्ट पेन एक्सपीरियंस कर रहा है, तो नर्स को किसके लिए असिस्ट करना चाहिए। प्लूरिटिक चेस्ट पेन क्या होता है, ये अगर इसमें क्वेश्चन एक और बनता है, ये जो हमारे लंग्स हैं उसकी जो पेरेन्काइमल लेयर होती है वहाँ पे क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये वहाँ पे पेन होता है ड्यू टू फ्रैक्शन। तो जो अगर प्लूरिटिक चेस्ट पेन है वो क्या हो रहा है, डायफ्राम की साइड हो रहा है, तो ये क्या होगा, जी इन्फ्लामेशन की जो हो रहा है, अगर नियर द, ये प्लूरिटिक चेस्ट पेन होता क्यों है, इन्फ्लामेशन की वजह से हो रहा है, और वो इन्फ्लामेशन अगर डायफ्राम के पास हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, रेफर्ड, वो कहाँ रेफर्ड होगा पेन, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये क्वेश्चन में पूछते हैं। तो पेन अगर वो कहाँ रेफर्ड होगा, नेक टू शोल्डर, जो हमारी नेक है, ये हमारी नेक है, नेक टू क्या आएगा, शोल्डर्स में आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इसका मतलब जो प्लूरिटिक चेस्ट पेन है वो किसकी वजह से हो रहा है, वहाँ डायफ्राम में इन्फ्लामेशन है उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, अगर वो नेक से क्या हो रहा है, शोल्डर्स में रेफर हो रहा है पेन। तो यहाँ पे पूछा है क्लाइंट, निमोनिया का क्लाइंट है, उससे प्लूरिटिक चेस्ट पेन हो रहा है, नर्स को क्या करना चाहिए। ऑप्शन 1 है ए माइल्ड बट कांस्टेंट एचिंग इन द चेस्ट, सीवियर मिड एक्सटर्नल पेन, मॉडरेट पेन दैट वर्जन ऑन इंस्पायरेशन, मसल स्पास पेन दैट अकम्पनी कफिंग। नर्स को क्या असिस्ट करना चाहिए, राइट आंसर क्या होगा, 4 मसल स्पास पेन दैट अकम्पनीज कफिंग।
क्योंकि ये किस टाइम होता है, इंस्पायरेशन के टाइम ज़्यादा होता है। चेस्ट पेन इज निमोनिया जनरली कॉज बाय फ्रिक्शन बिटवीन द प्लूरल लेयर्स। ये क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से होता है। जो प्लूरल लेयर है, जो हमारे लंग्स है, इसकी जो आउटर लेयर है, ये क्या है, हमारी प्लूरल लेयर होती है। यहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है। ठीक है, ये क्या है, हमारी प्लूरल लेयर है जो लंग्स के आउटर है, और उसके जो लंग्स है और उसके बीच क्या होता है, एक फ्लूइड भरा होता है जिसे हम प्लूटिक फ्लूइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें जब फ्रिक्शन होता है तब ये क्या होता है, पेन होता है। इट इज़ मोर सीवियर ऑन इंस्पायरेशन देन ऑन एक्सपायरेशन सेकेंडरी टू चेस्ट वॉल मूवमेंट। प्लूरेटिक चेस्ट पेन इज यूजुअली डिस्क्राइब एज शार्प नॉट माइल्ड और एचिंग। ये क्या होता है, शार्प पेन होता है। जो अदर ऑप्शन है, माइल्ड ये नहीं होता है और ना मिड स्टर्नम में होता है, मॉडरेट पेन भी नहीं होता है ऑन इंस्पायरेशन। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड most likely be successful in reducing pleuritic chest pain in a client with pneumonia। क्वेश्चन में पूछा है, जो एक निमोनिया का पेशेंट है, उसका जो प्लूरिटिक चेस्ट पेन हो रहा है, उसके लिए कौन सा मेजर्स मोस्ट सक्सेसफुल होगा उस प्लूरिटिक चेस्ट पेन को कम करने के लिए। ऑप्शन में है, इंक्रीज द क्लाइंट टू ब्रीथ शॉली। जो क्लाइंट ब्रीथ कर रहा है उसे इंक्रीज करना है। हैव द क्लाइंट प्रैक्टिस एब्डोमिनल ब्रीथिंग, उसे एब्डोमिनल ब्रीथिंग लेने को बोलना है। 3, ऑफर द क्लाइंट इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। जो स्पायरोमेट्री आते हैं वो जो जिससे हम जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है उसमें यूज़ करते हैं, वो यूज़ करने के लिए ऑफर करना है। 4, टीच द क्लाइंट टू स्प्लिट द रिब केज व्हेन कफिंग। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा इसमें, 4। क्लाइंट को क्या करना है, हमें स्प्लिट द रिब केज व्हेन कफिंग, उसे टीच करना है जो उसके रिब केज है उसको स्प्लिट करने के लिए जब वो कफ कर रहा है। स्प्लिट मतलब उनको या तो उस पर चेस्ट पे जो है वो दोनों हैंड यूज़ करके थोड़ा हल्का प्रेशर दे दे वो, या पिलो विलो का यूज़ करके प्रेशर दे दें, ताकि उस पर जो रिब केज है उस पर ज़्यादा जिस टाइम वो कफ करे वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करे। क्यों, क्योंकि जब द प्लूरिटिक पेन इज ट्रैगर्ड बाय द चेस्ट मूवमेंट, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कब होता है प्लूरिटिक चेस्ट पेन, जब हमारे जो चेस्ट मूवमेंट है वो अगर ज़्यादा हो तब होता है प्लूरिटिक पेन। तो अगर वो पेशेंट कफ कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, एडवाइस देंगे कि चेस्ट पे आप दोनों हाथ से प्रेशर दें हल्का सा, या प्लो का यूज़ करें, ताकि वो मूवमेंट ज़्यादा चेस्ट नहीं करे और उसको पेन नहीं हो। एंड इज पर्टिकुलरली सीवियर ड्यूरिंग कफिंग। स्प्लिटिंग द चेस्ट वॉल हेल्प द रिड्यूस डिस्कम्फर्ट ऑफ कफिंग। ठीक है, और जो डीप ब्रीथ ऑप्शन दिया हुआ है, डीप ब्रीथ इज एसेंशियल टू प्रिवेंट फर्दर एटलैक्टेसिस। जो एटलैक्टेसिस होता है लंग्स का एक टाइप का सिकुड़ जाना, जैसे एटलैक्टेसिस, उसको डीप ब्रीथ से हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो डीप ब्रीथ उसमें हेल्पफुल होता है, इसमें नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटल स्टेटस चेंज में अकर व्हेन ए क्लाइंट विद निमोनिया इज फर्स्ट एक्सपीरियंसिंग हाइपोक्सिया। क्वेश्चन में पूछा है, पेशेंट है निमोनिया का, उसमें कौन सा मेंटल स्टेटस चेंज होगा। निमोनिया का जो पेशेंट है फर्स्ट एक्सपीरियंस, उसे हाइपोक्सिया हो रहा है, तो फर्स्ट क्या आएगा उसमें। ऑप्शन 1 है कॉमा, एपैथी, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन। तो इसमें हाइपोक्सिया दिया हुआ है। हाइपोक्सिया का मतलब होता है जो ऑक्सीजन है वो उसका क्या हो जाना, ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो गया है। जो O2 है वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। ठीक है, उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। तो फर्स्ट क्या एक्सपीरियंस करेगा, तो अगर जिस टाइम ऑक्सीजन हमारी कम होती है तो फर्स्ट क्या करता है पेशेंट, या तो इरिटेबल होगा, ठीक है, इरिटेबल होगा, या क्या होगा, रेस्टलेसनेस। तो हमारा इनमें से दोनों ही राइट आंसर होगा, तो हमारा ऑप्शन 3 राइट है, इरिटेबल इसमें दिया हुआ है। ठीक है, क्लाइंट हु आर एक्सपीरियंस हाइपोक्सिया कैरेक्टरिस्टिक एग्जाइटेड, इरिटेबिलिटी और रेस्टलेसनेस। ठीक है, ये दोनों उसमें होती है। और भी क्या हो सकता है, एंजाइटी होती है एज इनिशिएट मेंटल स्टेटस चेंजेस, जो कि क्या करेगा, मेंटल स्टेटस चेंजेस करेगा। कौन सा मेंटल स्टेटस चेंजेस हो रहा है उसमें, इरिटेबिलिटी। अगर यहाँ पे रेस्टलेसनेस होता है, एंजाइटी होती है, तो वो भी क्या होता है, राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, द क्लाइंट विथ निमोनिया डेवलप माइल्ड कॉन्स्टिपेशन एंड द नर्स एडमिनिस्टर डॉक्यूसेट सोडियम, जिसे हम कलेक्ट बोलते हैं, एज प्रिस्क्राइब दिस ड्रग वर्क बाय। क्वेश्चन में पूछा है जो डी सोडियम है ये वर्क कैसे करती है। पेशेंट क्या है, निमोनिया का है, उसे कॉन्स्टिपेशन डेवलप हुआ है। कॉन्स्टिपेशन क्या है, सिंपल है, जो फेजेस है उसको
एक्सपेल आउट करने में डिफ़िकल्टी होना, डिफ़िकल्टी फील ड्यूरिंग फेसेस ड्यू टू हार्डनेस ऑफ फेसेस, ठीक है। या इसमें क्या हो जाता है, सॉरी, तो जो निमोनिया की वजह से डेवलप हो रहा है उसके लिए दी जा रही है जो डॉक्यूसेट सोडियम है। तो इसका वर्क पूछा है, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ये स्टूल को सॉफ्ट करेगी, लुब्रिकेट करेगी, इंक्रीज स्टूल बल्क करेगी, स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस। राइट आंसर होगा हमारा इसमें फर्स्ट, सॉफ्टनिंग द स्टूल। इसमें मैंने क्या बताया, कॉन्स्टिपेशन क्या है, डिफिकल्टी ड्यूरिंग द फेजेस या स्टूल एक्सपेल आउट, ठीक है। जिस टाइम हम एक्सपेल आउट कर रहे हैं स्टूल को, उस टाइम डिफिकल्टी होना ड्यू टू हार्डनेस ऑफ स्टूल या फेजेस, तो उसको क्या कर देगी, सॉफ्ट करेगी ताकि वो इजीली क्या हो जाए, एक्सपेल आउट हो जाए। ये क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है डॉक्यूसेट सोडियम का, जो कॉन्स्टिपेशन में दी जाती है, ठीक है। डॉक्यूसेट सोडियम इज ए स्टूल सॉफ्टनर दैट अलाउ फ्लूइड एंड फैटी सब्सटेंस टू एंटर द स्टूल एंड सॉफ्ट इट। जो डॉक्यूसेट सोडियम है डज नॉट लुब्रिकेट द स्टूल, इंक्रीज स्टूल बल्क और स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। ये सब जो तीन ऑप्शन है ये इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपेक्टेड आउटकम फॉर एन एल्डरली क्लाइंट फॉलोइंग ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल निमोनिया। क्वेश्चन में पूछा है जो बैक्टीरियल निमोनिया है, एक एल्डरली क्लाइंट क्या है, उसका ट्रीटमेंट हो चुका है, तो एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा। ऑप्शन है, फर्स्ट है ए रेस्पिरेटरी रेट 25 to 30 ब्रीथ पर मिनट, या द एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग विथआउट डिस्पीनिया, ए मैक्सिमम लॉस ऑफ 5 to 10 lb ऑफ बॉडी वेट, चेस्ट पेन दैट इज मिनिमाइज बाय स्प्लिटिंग द रिबकेज। देखो ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये तो निमोनिया टाइम पे ही होता है, तो ट्रीटमेंट के बाद नहीं होगा। और रेस्पिरेटरी रेट क्या होती है हमारी, 16 से लास्ट 20 ब्रीथ पर मिनट होती है, तो ये क्या है, ज़्यादा है, तो ये भी एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं होगा आफ्टर ट्रीटमेंट। और जो वेट है वो भी लॉस नहीं होता, तो इसका क्या राइट आंसर होगा, द एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग विथआउट डिस्पीनिया। बिना डिस्पीनिया मतलब क्या है, डिफ़िकल्टी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो उसे कोई भी रेस्पिरेट में प्रॉब्लम नहीं होगी, वो जो उसकी डेली एक्टिविटीज़ है, वो लिविंग एक्टिविटीज़ वो बिना डिस्पीनिया के परफॉर्म कर सकेगा, ठीक है, अगर ट्रीटमेंट हो गया है तो। एन एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ क्लाइंट रिकवरिंग फ्रॉम निमोनिया वुड बी ability to perform activities of daily living without experiencing dyspnea, respiratory 25 to 30 breath per minute indicate the client is experiencing tachypnea, सॉरी, जो रेस्पिरेटरी रेट है ये क्या है, टैकीपीनिया है, मतलब रेस्पिरेटरी रेट बढ़ी हुई है, विच वुड नॉट बी एक्सपेक्टेड ऑन रिकवरी, जो कि रिकवरी को एक्सपेक्टेड नहीं करती है। वेट लॉस 5 to 10 lb इज अनडिजायरेबल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज कॉमन इन क्लाइंट विद एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। पेशेंट क्या है, सॉरी, एक्टिव टीबी में है, ट्यूबरकुलोसिस में है, एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन में इसमें पूछा है कौन सा सिम्टम कॉमन है। टीबी क्या है, जो एक टीबी क्या है, एक हाईली कंटाजियस डिजीज़ होती है जो 1 person टू अनदर स्प्रेड होती है, और इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ठीक है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, ऑप्शन है वेट लॉस, एपेटाइट ज़्यादा होगी, डिस्पीनिया हो गया, या मेंटल स्टेटस चेंजेस हो गया। तो इसमें टीबी में क्या होता है, जो एपेटाइट है वो इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीज हो जाती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, हमें क्या देखने को मिलता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिलती है, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिलती है जिसकी वजह से क्या होता है, वेट लॉस होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट। TB typically reduce anorexia and weight loss. Other sign and symptom may include fatigue, low grade fever and night sweat. Increased appetite is not a symptom of TB. Okay. Next question. Today a client is receiving streptomycin in the treatment regimen of tuberculosis. The nurse should assess for. क्वेश्चन में है एक टीबी का पेशेंट है, उसके ट्रीटमेंट के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन दी जा रही है, तो नर्स को किसके लिए असेस करना चाहिए। ऑप्शन 1 है डिक्रीज सीरम क्रिएटिनिन, 2 डिफिकल्टी सॉल्विंग, 3 हियरिंग लॉस, या 4 IV इन्फिल्ट्रेशन। तो राइट आंसर इसमें हमारा क्या होगा, अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन दे रहे हैं तो हमें किसको असेस करना है, हियरिंग लॉस को। क्यों, स्ट्रेप्टोमाइसिन कैन कॉज टॉक्सिसिटी ऑफ 8th क्रेनियल नर्व, जो हमारी 8th क्रेनियल नर्व है उसकी क्या करती है, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है टॉक्सिसिटी करती है, जो कि क्या रिस्पॉन्सिबल होती है, हियरिंग बैलेंस के लिए एंड बॉडी पोजीशन सेंस के लिए, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन चल रही है किसी पेशेंट की, तो हमें क्या करना है, उसकी
जो हियरिंग बैलेंस है, हियरिंग लॉस का, उसको चेक करना है या उसकी बॉडी बैलेंस जो है उसको चेक करना है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा हमारा 3। ये एक और क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन हम किसके थ्रू देते हैं, आईएम इंजेक्शन के थ्रू देते हैं। और एक और पूछा जाता है कि अगर लेडी जो प्रेग्नेंट है उसको क्या है, टीबी है, तो उसे कौन सी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है, ये हम ड्रग नहीं देते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, ए क्लाइंट इज रिसीविंग स्ट्रेप्टोमाइसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी, द नर्स शुड असेस द क्लाइंट फॉर 8th cranial nerve डैमेज बाय ऑब्जर्व द क्लाइंट फॉर। वही क्वेश्चन रिपीट है, टीबी का पेशेंट है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ले रहा है, तो 8th cranial nerve को हमें असेस करना चाहिए डैमेज फॉर ऑब्जर्व द क्लाइंट फॉर, कि 8th cranial nerve डैमेज हो चुकी है, जो टॉक्सिसिटी हो रही है वो हो चुकी है, किसको ऑब्जर्व करके हम ये असेस कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर वर्टिगो आ रहे हैं, 2 फेशियल पैरालाइज हुआ है, 3 इम्पेयर्ड विजन हो रहा है, 4 डिफिकल्टी सॉल्विंग हो रही है। तो सॉल्विंग में कोई डिफिकल्टी नहीं होती, ना विजन में इम्पेयर्ड होता है, ना फेशियल पैरालिसिस होता है। फेशियल पैरालिसिस 7th cranial nerve डिपेंड करती है ये। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या होगा, वर्टिगो, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था, बैलेंस डिसबैलेंस हो रहा था हमारी बॉडी का, और 8th cranial nerve की वजह से, और क्या हो रहा था, हियरिंग लॉस हो रहा था, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, वर्टिगो आ सकता है। वर्टिगो इज एक चक्कर आना। ठीक है, द 8th cranial nerve इज द वेस्टिबुलोऑक्लियर नर्व। जो 8th cranial nerve है उसका नाम भी पूछ लेते हैं, कौन सी है, वो क्या है, वेस्टिबुलोऑक्लियर नर्व है। ठीक है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम, जो कि क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, हियरिंग के लिए और इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, बैलेंस बनाने के लिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन कैन डैमेज दिस नर्व, ऑटोटॉक्सिसिटी कर सकती है। सिम्टम ऑफ ऑटोटॉक्सिसिटी इंक्लूड वर्टिगो, टेनाइटस, इस टाइप की घंटियाँ से सुनाई देंगी कानों में हमारे, हियरिंग लॉस या अटैक्सिया, फेशियल पैरालाइज वुड रिजल्ट फ्रॉम द डैमेज ऑफ द फेशियल नर्व 8। सॉरी, मिस्टेक हो गया, 8, sorry. Next question 29, a client is receiving streptomycin for the treatment of TB. The nurse should assess the client for 8th cranial nerve damage by observe the client for। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, फर्स्ट, वर्टिगो। ठीक है, thanks for watching friends. Subscribe High Target for watch more videos. Press bell icon for notification, like and share. Thank you friends.